परमानन्दमुपदेष्टानमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजाम्यहं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् तस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बोधानन्दं च कल्याणम् अच्युतानन्दमात्मजं सच्चिदानन्दमात्मजं निर्मलानन्दगुरुं। नमस्ते। हम आज अबनॉर्मल यूट्रेन ब्लीडिंग, उसको हम आयुर्वेद का नज़र में कैसे देखे जाएं, उसका क्या क्या निदान है, कैसे उसका चिकित्सा करेंगे। आधुनिक चिकित्सा या मॉडर्न साइंस में उसको किस नज़र पे देखे जाते हैं और उन्होंने कहाँ तक उसको ठीक कर पा रहे, इसका बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो भी अभी तक आप लोगों को मेरा एक बहुत छोटी सी ज्ञान से आप लोगों को जो भी शेयर किया है, ऐसा मुझे कुछ खास तो आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं है। जो भी आप लोगों को बताया है वो सारा मेरे वजह से नहीं है। मेरा गुरु परंपरा लोग उनके पाद चरणों में या थोड़ी समय उनके साथ ठहरने के वजह से कुछ मिला, बस वो आप लोगों को बता दिया। इसमें भी आप लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारा गलतियां वगैरह मिल सकते हैं आप लोगों को। जो भी गलती आप लोगों को मिल जाते हैं तो वो सारा गलतियां मेरा है और मेरा गुरु परंपरा का नहीं है। तो जो भी आप लोगों को शासन करना है वो आप मुझे कर लीजिएगा। अब आगे जाते समय आपको जो भी अभी तक बताया गया है उसमें कुछ भी आपको अगर कुछ फ़ायदा मिला, कुछ लाभ मिला या आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं मेरा कुछ एक्सपीरियंस या कुछ जो भी मैंने शेयर किया वो अगर आपको कहीं एक हेल्प किया या एक वजह हो गया तो वो बिल्कुल मेरे वजह से नहीं है। मैंने उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये सारा मेरा गुरु परंपरा का वजह से है। अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हम आयुर्वेद में कई तरह से देख सकते हैं। रक्तपित्त, असृंग, रक्त योनि, इस तरह का अलग अलग जगह से हम देख सकते हैं। आयुर्वेद रक्तपित्त को स्पष्ट निदान बताया गया है और आयुर्वेद शास्त्र औषध से ज़्यादा आहार को इम्पोर्टेंट दिया गया है। स्पेशली रक्तपित्त चिकित्सा में विरुद्ध आहार का विशेष कोर्सेस बताया गया है। चरक जी ने एक बड़ा लंबे लिस्ट रक्तपित्त निदान में बताते हैं। ये विरुद्ध आहार का कंसेप्ट जो आयुर्वेद में 2000-3000 पुराने विरुद्ध आहार में बताया गया है, तो आज का समय में यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए एक मेजॉरिटी यूट्राइन ब्लीडिंग मॉडर्न साइंस और उनका जर्नल बताते हैं कि इडियोपैथिक है। उनका उसका कोर्सेस नहीं बताए, अननोन कोर्सेस बताए। 2020 होते हुए भी हमारा साइंस इतना डेवलप होने के बाद भी उनको उनका कोर्स नहीं पता है, लेकिन हमारे आचार्य लोग 2000 साल पहले ही हमको उसको कोर्सेस बताया गया है। विरुद्ध आहार में मॉडर्न साइंस में कोई लेना देना नहीं था जब तक मोसेसबर्ग या जो फादर ऑफ फ्री रेडिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री वगैरह जो इन्वेंट किया है, तब तक विरुद्ध आहार का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था।
मोसेसबर्ग के बाद ये फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के बाद आप विरुद्ध आहार कैसे आपका शरीर में एक्ट कर रहे हैं, ये आज का समय में मॉडर्न साइंटिस्ट भी सोचने लगे हैं। अभी भी पूरी नहीं किया, अभी उन्होंने सोच रहे, उसका रिसर्च कर रहे हैं। मोसेसबर्ग के फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के अनुसार 1 से 4 नेजेंट ऑक्सीजन हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करते हैं। एक ऑक्सीजन आप सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। पहले समय में कुछ रेयर सिचुएशंस में, जैसा कोई जांगम स्थावर विष के कारण या एक देश छोड़ के दूसरा देश जाके वहाँ का खाना खाने के कारण, या काल के अनुसार अगर कोई फल फ्रूट वगैरह नहीं आया, जैसा एक सीज़न में आने वाला चीज़ वो सीज़न में नहीं, कुछ और सीज़न में आया और वो खाया, इस तरह का कुछ रेयर सिचुएशन से पहले समय में इस तरह का एक विरुद्ध आहार के लिए या फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में जो नेजेंट ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए कारण होते थे। आज का समय में सिविलाइजेशन के वजह से, व्यावसायिक रेवोल्यूशन के वजह से, सबसे इम्पोर्टेंट आज का समय, आज का ज़माना मॉडर्न साइंस या हम सारा मॉडर्न पीपल स्वस्थ या आरोग्य, हेल्थ को और जीवन को छोड़ के हम डेवलपमेंट का मेजरमेंट करने लगा। क्योंकि डेवलपमेंट में हम कहीं पे भी देश हो, हमारा दुनिया में डेवलप तो होते जा रहे, लेकिन वहाँ पे हेल्थ और जीवन को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो फैक्टर नहीं है। और इम्पोर्टेड फूड आइटम्स, इस तरह का काफ़ी कारण के वजह से आज का समय में एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए, तो उसमें से एक ऑक्सीजन फ्री हो जाते हैं। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए एक ऑक्सीजन से एक फ्री हो जाते हैं, और ये फ्री होने के कारण अपना फैगोसाइट्स में जो भी चेंजेस आते हैं, इसको हम फैगोसाइटोसिस बोल सकते हैं। और ये परिणाम के कारण अर्ली एजिंग, कैंसर, MND लाइक मोटर न्यूरॉन डिसीजेस, अल्जीमर्स, इस तरह का काफ़ी कारण डिसीजेस, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते जा रहे हैं। इसके अलावा व्याधिक स्वामित्व का प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, ये भी इसका कारण हो रहे। इस तरह का जो फ्री होते हुए ऑक्सीजन, ये चार्ज होते एक नेजेंट ऑक्सीजन बन जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन से एक फ्री होके वो अपने आप चार्ज होता है, तो उसको नेजेंट ऑक्सीजन बुलाए जाते हैं। विरुद्ध आहार एक रस प्रधान आहार, षड रस मधुर प्राय, ये हमारा आयुर्वेद बताया गया है। इस तरह का नहीं है सिर्फ कोई एक रस लंबे समय लगातार इस्तेमाल करना। सात्म्य नियम लंघन, जो सात्म्य बताया गया, वहाँ सात्म्य नियम का कोई पालन नहीं करना। इस तरह का अलग अलग कारण से इस तरह का नेजेंट ऑक्सीजन शरीर में बन जाते हैं, और वो सांदेन ऑक्सीडेज, आल्डिहाइड ऑक्सीडेज, इस तरह का अलग अलग सुपर ऑक्सीडाइज़ बनाते जा रहे हैं। और जो फ्री होते हुए ऑक्सीजन, वो उनके एक पार्टनर को मिलने के लिए आपको शरीर में ढूंढेंगे, और जो दूसरा ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए वहाँ पे था, उसमें से एक इसको निकाल देंगे, तो इसको पेयर मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे फ्री हो जाएगा। ये एक प्रोसेस चलते रहेंगे, तो वो आपका फैगोसाइट्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं।
और वो आज का समय में काफ़ी डिसीज़ और इस तरह का प्रॉब्लम में आपको लेके दिखते हैं। इसको हम बायोटॉक्सिन भी बोल सकते हैं। पहले समय में काई विषम, केरला में काई विषम बोलते थे। काई विषम मतलब, विषम मतलब आपको समझता गया। काई मतलब हाथ, मतलब पहले समय में कोई लोग ये मंत्र वगैरह करके जैसा कोई ऐसा कुछ खिलाते थे, पिलाते थे, तो बीमार वगैरह होते थे, जैसा आप लोग सुनते होंगे। बहुत रेयरली इस तरह का कुछ होते थे। तो आज का समय में ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। बायोटॉक्सिन मतलब आप जो खा रहे, आप जो पी रहे, आप जो कर रहे, ये सारा आपको बायोटॉक्सिन, ऐसा कोई आपको पिलाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आपको उस शरीर का, आपको शरीर में इस तरह का असर होने लगते हैं। इस तरह का आप विरुद्ध आहार, विरुद्ध आचार, हमारा त्रयोदश स्तंभों का सेक्स, स्लीप, फूड, मतलब विरुद्ध आहार, इस तरह का खाना भी खाते नहीं और डिटॉक्स से सोते भी नहीं है, और सेक्स के लिए कोई नियम वगैरह नहीं है। ये सारा होने के कारण भी इस तरह का बायोटॉक्सिन हो जाते हैं और आपका प्राणवायु को वो विषमय करके सारे स्रोतों का अवरोध करते हैं, जैसा रस, रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मज्जा, शुक्ल, आर्तव, स्तन्य स्रोतस में वो अभिषंत जैसा बना के पूरा शरीर को स्रोतावरोध करते हैं। इसलिए विरुद्ध आहार, पथ्य अपत्य और विरुद्धाचरण, सात्म्य नियम, दशविध पापम, ये सब आप लोगों को, पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, या औषध से ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे बताते जाते हैं, ये सारा दवाई जैसे ही आप लोग देंगे तो ज़रूरी नहीं वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का निदान और इस तरह का हमारा जो ज़माना चल रहा है, तो जब तक आप लोग वहाँ पे वो पेशेंट को या आप समाज को वो नहीं बताएंगे तो वो ठीक कैसे होंगे। फिर आप आयुर्वेद का ऊपर गलती निकालने से क्या फ़ायदा। एक बात और है, अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं या 4:30 बजे नहीं उठते हैं तो आपको कभी पेशेंट को नहीं बोल सकते हैं कि आप 4:30 बजे उठो, या आप पहले फास्ट फूड खाते हैं, विरुद्ध आहार खाते हैं, तो आप आपको बच्चों को नहीं बोल सकते आप मत खाओ। पहले हम चेंज होना है, आप चेंज होंगे, आपका बच्चा वो देख के, आपका माँ बाप, आपका घर पे परिवार वो देख के उनका अंदर एक परिणाम और परिवर्तन आएंगे, उनके द्वारा उनका आने वाले बच्चे में भी, उनका लाइफ में भी आएंगे। इस तरह का आपको एक नया कल्चर एक आने वाले जनरेशन में पैदा कर पाएंगे। तो उसका सबके लिए पहले हमसे ही उसका शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का बात करते समय, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद के द्वारा, या हम उसका मॉडर्न के हिसाब से अगर देखे जाएंगे पहले, तो 21 से 35 दिन तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आया या उससे पहले आया तो उसको अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोल सकते हैं, या 3 to 7 डेज से ज़्यादा या कम अगर ब्लीडिंग आए तो भी वो AUB का अंदर आते हैं। और मेंस्ट्रुएशन अमाउंट का जो ब्लड बताया 30 to 80 ml बताते हैं। ये सारा CMDT और हैरिसन प्रिंसिपल फॉर मेडिसिन जैसा उनका मॉडर्न टेक्स्ट में बताया गया है, लेकिन 30 to 80 ml नहीं, 150 ml तक नॉर्मल माना सकते हैं। और AUB एसोसिएटेड विद PCOD आज का समय बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में वो इडियोपैथिक बताया गया है, सेकेंडरी SLE जैसा सिस्टमिक लूपस एरिथ्रेमाटोसिस, थायराइड डिसफंक्शन, लिवर फेलियर वगैरह कैसे आएंगे आप लोग उसको खुद ही सोच सकते हैं। अभी हम आयुर्वेद का बात बताते समय, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय स्थान है लिवर। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, और ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग जैसा पेशेंट्स को कई बार
उसको लीवर, आप उसको यूएसजी वगैरह करके देखेंगे तो उसको लीवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का मेटास्टैटिक स्टेज में भी कई बार यूट्राइन ब्लीडिंग आ सकता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का कार्सिनोमा कैंसर लीवर में जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मेटास्टैटिक स्टेज में भी ये आ सकता है, तो वहाँ पे आपको यूएसजी एब्डोमेन वगैरह करना है। इसके अलावा फाइब्रोड, पीसीओडी और एडिनोमायोसिस और आयोड्राजेनिक मतलब जो मॉडर्न साइंस में उन्होंने जो दवाई दिया है वही दवाई के कारण ब्लीडिंग आते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स का यूसेज, ये एक तो आयोड्राजेनिक रूप में जैसा डॉक्टर्स खुद ही कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं उस वजह से आते हैं, और हम खुद डॉक्टर बन के, जैसा अगर किसी का कोई हस्बैंड वगैरह बाहर है, वो अगर 1 महीने के लिए इधर आया और उस समय अगर उनको हो सकता है उनको पीरियड्स का टाइम है, तो वो हस्बैंड वहीं से कॉल करके बताएंगे तो मतलब 1-2 हफ्ते पीरियड्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लो। तो आज का समय ये एक फैशन हो गया, ये बोलने वाला हस्बैंड को भी नहीं बताएंगे कि 1-2 हफ्ते का आ जाए या मैं 1 महीना और अगर छुट्टी लेंगे तो इतना नुकसान नहीं होंगे जितना ये 1-2 हफ्ते के लिए उन्होंने पोस्टपोन करने के बाद उनको, उनका वाइफ के लिए उनको जितना दिक्कत आएंगे और उनके लिए उनको कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उतना दिक्कत उनको 1 महीना और छुट्टी लेने के नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे इतना केयरलेस हो गए आजकल समय में, और कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन वगैरह बड़ी आसानी से हम लेने शुरू कर दिए हैं। जैसा इसका निदान वगैरह ऑलरेडी हमने पहले एक ऑडियो में बताया था, इसलिए वो बार बार बोल नहीं रहा हूँ। इस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड्स पोस्टपोन करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के इंजेक्शन देते हैं, पिल्स लेते हैं। और आज का समय में यूट्रिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए मॉडर्न में भी उन्होंने हार्मोनल्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रैक्सनामिक एसिड वगैरह देते हैं जो उन्होंने ब्लीडिंग रोकने के लिए, कई बार इससे भी ब्लीडिंग रुकते नहीं है। और CMDT और हैरिसन ब्रिस्मोल वगैरह उन्होंने साफ साफ बताते हैं कि सारा कुछ करके, पैप स्मीयर करके, ये करके, सब कुछ करने के बाद कोई भी मेडिसिन एक्ट नहीं करते। सारा डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी अगर सही हो रहे तो ही वहाँ पे हिस्टेक्टोमी करने के लिए, मतलब हिस्टेक्टोमी से लास्ट रिसोर्ट, शुड बी लास्ट रिसोर्ट। लेकिन आज हो क्या रहे, अगर आप ब्लीडिंग के हिसाब से अगर गए गायनेकोलॉजिस्ट के बाद तो वो बोलेंगे आपका फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, 1 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, ठीक है, फिर निकाल देते हैं यूट्रस। इस तरह के बड़ी आसानी से वो यूट्रस निकाल देते हैं। और ये यूट्रस केवल एक ओवल्यूशन करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है। आप यूट्रस निकाल देंगे, ओवरी निकाल देंगे, उसके बाद का कॉम्प्लिकेशंस के लिए कौन जिम्मेदारी है? इसके बाद पेशेंट को कार्शियदा, स्वेलिंग, मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह का प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक स्त्री को स्त्री बनाने उसका यूट्रस है। आयुर्वेद उसको त्रैण भाव और पुरुष भाव दोनों अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम के लिए वहाँ पे कोई इलाज भी नहीं है। और एक कारण कॉन्ट्रासेप्टिव का आप लोगों को बता दिया। और इमोशनल कोसेस मतलब कुछ जैसा वुमेन्स या गर्ल्स, उसको आप लोगों के प्रैक्टिस में भी आते होंगे, वो बोलेंगे आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं मेरा घर पे, मतलब अगर मैं मेरा ससुराल पे रहते हैं, अगर मेरा मायका जाएंगे तो मेरा ब्लीडिंग बंद हो जाता है। आपको एकदम से उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब उनका ससुराल रहेंगे तो उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं, और उनका मायका जाएंगे तो उनका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। ये सब आयुर्वेद उसको कैसे देखे जाएंगे, हम अभी आयुर्वेद का सेक्शन में हम उसका बात करेंगे। और रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी शुड बी कंसिडर, क्योंकि वहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ मैरिज या अनमैरिड, वहाँ पे प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ये सब भी हम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसे एक 16-17 साल का लड़की आते समय हमारे माइंड में इतना ये नहीं घूमते हैं कि हम हर दवाई देंगे वहाँ पे, लेकिन ब्लीडिंग नहीं बंद हो रहे और इतना क्लॉट करके पीस निकल रहा है, इतना ज़्यादा वेग से जा रहा है, तो हम
उसको ये नहीं देखेंगे कि बाकी सारा ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन बंद नहीं हो रहा है। तो इस तरह के केशन में ज़रूर एक बार आपको अल्ट्रासोनोग्राफी देख के, क्योंकि कहीं एक्सपीरियंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करिए 10-15 साल का प्रैक्टिस में होते हैं, तो जो पेशेंट को बोलते हैं तो वो कभी मानेंगे नहीं, वो नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट हुआ, अबॉर्ट किया था। यूएसजी में आप देखेंगे तो जो बेटा है HCG में उसको कम होता है तो आपको उसमें समझ आएगा कि अबॉर्शन का आपको प्रूफ वहाँ से मिलेंगे। तो वहाँ पे वो इनकम्प्लीटेड अबॉर्शन बताएंगे तो वहाँ पे उसको DNC वगैरह करेंगे तो ही, या गर्भाशय शोधन वगैरह करेंगे तो ही वो ठीक हो सकता है। और प्यूबर्टी मेनोरेजिया में आपको एक कंप्लीट हीमोग्राम वगैरह करके अनीमिया को वहाँ पे कंसिडर करना, क्योंकि प्यूबर्टी मेनोरेजिया में ज़्यादातर एसोसिएटेड विद अनीमिया का कारण आते हैं, क्योंकि आप पढ़ा है जब HP लो हो जाते समय जो फाइब्रोजन अमाउंट है वो कम हो जाते हैं, और उसके वजह से जो क्लॉटिंग है वो जो नॉर्मल तरीके से होती नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग आ सकते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया में। रिप्रोडक्टिव एज में आपको CBC USG ये वगैरह भी आपको, पैप स्मीयर टेस्ट भी वगैरह भी आपको करना है। इस तरह का अलग अलग कारण मॉडर्न उनका वे में बताते हैं हमको। और अभी हम आयुर्वेद को इसको क्या कहना है, क्योंकि आयुर्वेद के लिए रक्तपित्त एक बड़ा चैप्टर है, और रक्तपित्त सारा असरंग या एब्डोमेन यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए नहीं, तो भी हमारा विदग्ध चिकित्सा हम उसको वहीं से उसी के कोरिलेट करके ही करना है।